न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बस 2 दिन और उसके बाद 17 साल की दोस्ती टूट जाएगी। जी हां, मोदी को लेकर एनडीए में टूट लगभग है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि मोदी पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को लेकर अपना रुख साफ करे और 2014 में एनडीए की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार कौन है यह भी बताए। इधर एनडीए को टूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार को मनाने की कवायद तेज हो गई है। आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के रुख को देखकर माना जा रहा है कि 17 साल की दोस्ती खत्म होने वाली है। इधर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने फाइलों पर हस्ताक्षर करने बंद कर दिए हैं और बीजेपी के सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के 17 साल पुराने गठबंधन पर सियासत की ऐसी चपत पड़ी कि नीतीश कुमार और शरद यादव जैसे राजनीति के मंझे योद्धाओं को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। नीतीश गठबंधन के सवाल पर गोलमोल घुमा रहे हैं तो शरद यादव का सियासी तजुर्बा भी गठबंधन के सवाल का कोई तोड़ नहीं तलाश पा रहा है। अब दिल्ली से लेकर पटना तक सवाल ही सवाल सुलग रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के 17 साल पुराने रिश्ते का क्या होगा। क्या दोनों के बीच गठबंधन 2 दिनों बाद दम तोड़ जाएगा? क्या 15 जून को एनडीए पूरी तरह टूट जाएगा या फिर गठबंधन में बचे रहने की उम्मीद अब भी कायम है? कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये कहावत सियासत के लिए भी उतनी ही सही और सटीक है। ये उम्मीदों की टिमटिमाती लौ की गर्मी ही है जिसने बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में ताजा जख्म खा चुके आडवाणी को नीतीश कुमार से बात करने की नई ऊर्जा दी है। खुद नीतीश ने माना है कि उनकी आडवाणी से गठबंधन के सवाल पर लंबी बातचीत हुई है। सब लोग मिलकर एक दूसरे की समस्या को समझते हुए और जो कॉमन समस्या है उसके लिए कॉमन अप्रोच बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस विषय पर चर्चा हुई है, लेकिन ये बहुत ही जिसको कहिए कि ये प्रारंभिक स्टेज में है। आज ही इसके बारे में कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है कि कोई इसके चलते एक राजनीतिक फ्रंट का उदय हो गया। कैमरे के सामने नीतीश का जवाब गोलमोल जरूर है, लेकिन अंदर की बात यह है कि आडवाणी से नीतीश ने सीधी 2 टूक और अल्टीमेटम के अंदाज में बात की है। सूत्रों की माने तो नीतीश ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी 2 दिनों के भीतर नरेंद्र मोदी पर अपना स्टैंड साफ करे। जेडीयू को नरेंद्र मोदी किसी सूरत में मंजूर नहीं है। मोदी को प्रोजेक्ट करने का मतलब है जेडीयू का गठबंधन से अलग हो जाना। जेडीयू ये भी चाहता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री पद के दावेदार का भी 2 दिनों के अंदर ऐलान करे। वैसे जेडीयू को मनाने की दिल्ली से लेकर पटना तक तमाम कोशिशें भी हो रही हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा है, माथापच्ची हो रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है। जो बीजेपी और जेडीयू में बात चल रही है और जेडीयू के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सबसे भी बातचीत चल रही है। वैसे शरद यादव और नीतीश कुमार दोनों जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के सवाल पर बीजेपी अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके लिए पीछे लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है। इसलिए बातचीत का एक और दरवाजा दोनों ने खुला छोड़ रखा है। नीतीश के नए मोर्चे की बाबत ममता बनर्जी और नवीन पटनायक दोनों से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि नवीन बाबू से उनकी बातचीत हुई। हमने कहा कि जरूर आप और नवीन बाबू बात कर लीजिए। हम लोग भी पिछड़े राज्य हैं तो हम लोग मिलजुल करके आवाज लगाएंगे तो ज्यादा जोरदार आवाज होगी। तो कमोबेश इस आधार पर नए मोर्चे पर ममता के शिगुफे के बाद अब लामबंदी होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने भी नए मोर्चे का राग छेड़ दिया है। जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी दल के लोग हैं वो सब चाहते हैं कि कोई न कोई ताकत किसी रूप में देश में दिखाई दे, और कई सवाल ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस और बीजेपी असफल हुई है। तो तीसरे मोर्चे की, तीसरी ताकत की या कोई नाम दिया जाए उसका, देश को जरूरत है। तो कुल मिलाकर गठबंधन पर देश की राजनीति गर्म हो चुकी है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की क्या कोई नई शक्ल सामने आती है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो 17 साल की दोस्ती खत्म मानी जाए या फिर अभी भी कोई चांस है? हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी, स्वागत है, और साथ ही साथ राजीव रंजन साहब हैं, जेडीयू के नेता। स्वागत है राजीव जी। राजीव जी, सबसे पहले तो जरा दर्शकों को बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए, जो हम ये कह रहे हैं कि आपने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है बीजेपी को, क्या अल्टीमेटम है, जरा ये बता सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। हमारे नेशनल काउंसिल ने अपने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के जरिए जो सवाल उठाए थे उस दिशा में जो संकेत हैं या जो संदेश है उनके राष्ट्रीय कार्य समिति का, उससे हमें ये पता चल गया है कि धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर जो हमारी शंकाएं हैं
जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं उन सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जो एक लापरवाह दृष्टिकोण दिख रहा है और जिस तरह से नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस का स्थान एक पर्सनल एजेंडे ने ले लिया है, तो हमें नहीं लगता है कि उनकी कोई दिलचस्पी है गठबंधन बनाए रखने में। वो चाहते हैं ऐसा एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे उनके 17 वर्षों का एक साझेदार स्वतः ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि वो बाहर निकल आए, और इस खेल में वो कामयाब दिख रहे हैं। अब तक की जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर गठबंधन के लिए ये कहा जा सकता है कि ये संकट का दौर है। राजीव जी, ये अलग बात है कि हम जब बैठक में राजीव जी एक सेकंड बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। इस तरह की बात या आरोप जेडीयू की तरफ से हम पहली बार सुन रहे हैं। सुधांशु जी, पहले तो ये जवाब दीजिए कि आप गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लापरवाही बरत रहे हैं, आप जेडीयू को मजबूर कर रहे हैं कि वो एनडीए छोड़ दे। आपका क्या हित है इसमें? आप क्यों जेडीयू को बाहर निकाल रहे हैं? एक बड़ा अच्छा शेर है इस सारी स्थिति को देखते हुए, और रंजन जी जो कह रहे हैं उसको देखते हुए, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है यारों। मैं क्या कहूं इस बारे में। ऐसा है, अगर आप गौर से देखें तो जनता दल यू का जो प्रस्ताव था इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद, उसमें 2-3 चीजें साफ करी गई थी। एक ये करा गया था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा का प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार होना चाहिए इसका फैसला दिसंबर तक हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है अभी तक दिसंबर आया नहीं है। दूसरा, जब नरेंद्र भाई को जिम्मेदारी ये दी गई कि वो चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन होंगे, तब जेडीयू का एक बयान आया कि भाई ये भाजपा का आंतरिक मामला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और था भी हमारे यहाँ संगठन के अंदर, ठीक है, हमारे यहाँ संगठन के अंदर कौन क्या जिम्मेदारी लेगा, कौन क्या करेगा, वो था। अच्छा, ठीक है। अब कुछ ऐसी उत्तेजनापूर्ण बातें कही गई हैं, मैं इसमें किसी एक दल को या किसी व्यक्ति पे दोषारोपण नहीं देना चाहता, कही गई है जिससे कि एक माहौल खराब हुआ है। आपने सुधांशु जी, उसकी वजह से ये सारी चीजें सुधांशु जी एक सेकंड, अभी तक आपने सुधांशु जी बहुत चालाकी से पलटवार किया है जेडीयू पर। आपने ये नहीं कहा है कि हम उनको मजबूर कर रहे हैं, आपने कहा है कि एक तरह से जेडीयू बीजेपी को धोखा दे रहा है। अपने प्रस्ताव में कुछ और बात कहता है और अब मौका परस्ती देख रहा है, अपना मौका देख रहा है। एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड, अब राजीव रंजन जी को जवाब देने दीजिए। राजीव जी जरा जवाब तो ये दीजिए आप सबसे पहले। बात बिल्कुल सही है, अगर आपने अपने प्रस्ताव में ये बात कही है कि दिसंबर से पहले कोई फैसला अगर बीजेपी नहीं लेती है तो ठीक है, चलेगा। तो अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है पीएम पद पर, तो आप क्यों ये गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं? वही फिर से चालाकी भरा जो ये जवाब है। मुझे ऐसा लगता है देश से बड़ा कोई व्यक्ति जब हो जाए तो ऐसे ही इसी तरीके से प्रबंधन के जो गुर हैं वो आजमाए जाते हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षीय संबोधन में, राष्ट्रीय कार्य समिति में ये कहा गया कि हम आपको पार्टी की कमान नहीं दे रहे हैं, हम देश की कमान दे रहे हैं। हमारी पार्टी ने उन संदेशों को पढ़ा है और हमारी पार्टी ने यही माना है कि आपने देश को ये कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन से संबोधन में किसने कहा है? सांकेतिक तौर पर देश को मैंने तो नहीं सुना ऐसा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के अंतिम दौर में उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा है कि ये देश की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, देश की कमान हम लोग आपको दे रहे हैं, ये पार्टी की कमान नहीं है। दूसरी बात, सुधांशु जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपने अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बिहार आए और उन्होंने कहा कि बिहार में महाराजगंज चुनाव परिणाम की हार के बाद ये पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड को भी नरेंद्र मोदी की जरूरत है। मैं समझता हूं ये गंभीर आपत्ति का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे नेता ने ये बात कहा होता तो ये चलता, इस दौर में चलिए ठीक है, किसकी वजह से गठबंधन टूट रहा है ये तो जाहिर है बीजेपी जेडीयू दोनों की तरफ से आरोप लगेंगे। राजीव रंजन जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहूंगा आपसे। 15 जून को क्या जेडीयू बीजेपी से अलग होने का औपचारिक ऐलान करने वाली है? अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द बैठक होगी। बैठक में तमाम चीजों पर विचार होगा
और उसके बाद किसी न किसी राजनीतिक निर्णय पर आपको जल्द से जल्द पार्टी आएगी और उसके बाद आपको बताया जाएगा। नहीं, मैं ये चाहता हूं, देखिए एक सेकंड राजीव जी करते हैं। जब आप राजीव जी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का अघोषित उम्मीदवार एक तरह से सामने आ चुका है, नरेंद्र मोदी है, तो उस बैठक में तो सिर्फ एक औपचारिकता होगी, मतलब ये मान लिया जाए कि जेडीयू अब बीजेपी से दूर जा रहा है। देखिए, जो दूरियां बढ़ी हैं, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, दूरियां बढ़ी हैं, इस पर पूरे देश की नजर है। देश की उम्मीदें इस गठबंधन से थी और कहीं ना कहीं नेशनल एजेंडा एक रास्ता बन सकता था कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाने का, और इस ऐतिहासिक अवसर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक समूह विशेष ने एक बड़े परिणाम ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं बीजेपी की जिम्मेदारी है गठबंधन टूटने के लिए राजीव जी, लेकिन क्या अभी भी बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती बचाए रखने का कोई रास्ता बाकी है, या फिर अब ये तय माने हम कि गठबंधन टूट गया है? नहीं, देखिए, जो कुछ भी है वो बिल्कुल सामने में है और स्टूडियो में बिल्कुल पैनल बहस के जरिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैंने जो ऑन रिकॉर्ड जो इनके नेताओं के बयान हैं उनके आधार पर जो पार्टी ने समझा है वो मैंने आपको बताया है। नहीं, लेकिन आपकी क्या डिमांड है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, देश ये जानना चाह रहा है, बिहार की जनता राजीव जी ये जानना चाह रही है कि अब अभी भी क्या कोई रास्ता बाकी है? अगर है तो आपकी डिमांड क्या है? किस तरह का अल्टीमेटम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, आपकी तरफ से दिया गया, और नहीं दिया गया तो बताइए ना, आप क्या चाहते हैं बीजेपी से? कि वो मोदी पे अपने पांव वापस खींचे, तब आप दोबारा सोचेंगे? नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी पार्टी निश्चित तौर पर यह चाहती थी कि इस सवाल पर पारदर्शी रवैया भारतीय जनता पार्टी अपनाए, लेकिन एक छद्म युद्ध के जरिए एक व्यक्तिवादी एजेंडे को पूरा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी में चल रही थी और उसको एक निर्णायक पड़ाव पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। इसलिए इस गठबंधन के साथ बने रहने का निश्चय बहुत आसान नहीं दिखता है, लेकिन फैसला बैठक में होगा। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं सुधांशु जी, ऐसा लगता है 99% जेडीयू ने मन बना लिया है, बनाने की कोशिश कर रही है। बड़े बड़े नेता मैदान में उतर आए हैं, शरद यादव से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं, और जेडीयू ठीकरा भी आपके ऊपर फोड़ रहा है। सुधांशु जी तैयार हैं अब? ऐसा है, इसका फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सफल होंगे विफल होंगे, असफल हो जाएंगे, ये सारी चीजें कयासे हैं। अभी जब हो जाएगा तब इसका विश्लेषण करेंगे, जब तक होता नहीं है तब तक तो प्रयत्न जारी है, होने दीजिए ना। एक सेकंड सुधांशु जी, एक बात सुन लीजिए मेरी, एक छोटी सी बात सुन लीजिए। जेडीयू भी यही कहता था कि पीएम का उम्मीदवार जब घोषित होगा तब हम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी फैसला कर ही लिया, पीएम का उम्मीदवार अभी घोषित हुआ नहीं है। अघोषित तौर पर ही आपने मोदी को आगे किया और वो आपसे दूर जा रहे हैं। आप ये मान लीजिए 99% ये तय है कि जेडीयू आपसे दूर जा रहा है, अभी भी लगता है कि आप उसको मानने को तैयार नहीं है। मानक जी देखिए, ऐसा है, ना तो रंजन जी की कोई अथॉरिटी ना मेरी कोई अथॉरिटी इन सब चीजों के बारे में निर्णय देने की। इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये जो है ये हक नीतीश कुमार जी को और शरद यादव जी को दे रखा है, और मेरे यहाँ तो ऐसा हक मेरे पास तो है ही नहीं कोई मानने का या नहीं मानने का। तो इसलिए इस बहस को चलिए ठीक है, एक और सीधा सवाल मैं आपसे क्या निकलवाना चाहते हैं? एक सीधा सवाल भाई और सीधा जवाब चाहूंगा आपसे, सीधा जवाब। सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने के फैसले पर बीजेपी दोबारा विचार कर सकती है? ऐसा है, अभी तक तो इस तरह की कोई चीज है नहीं। बाकी तो क्योंकि ये जो हमारे अध्यक्ष होते हैं उनका विशेष अधिकार है, चुनाव संचालन में वो किसको इसका उत्तरदायित्व देना चाहते हैं तो उनका अधिकार है, और उनके अधिकार के बारे में किसी दूसरे का कोई वक्तव्य उसका कोई मायने ही नहीं उठता है, और जहां तक मेरी जानकारी अभी ऐसा कोई विचार है नहीं। राजीव जी सुन रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अगर आप ये डिमांड कर रहे हैं कि मोदी को पीछे करिए, वो होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये मान लें कि जेडीयू अब बीजेपी से रिश्ते तोड़ने वाला है। मानस जी, जो मैंने अब तक मैंने तो अभी तो आपसे कहा मेरी जानकारी नहीं है। पूरा सार अगर आप देखेंगे तो आपके इस प्रश्न के पहले मैंने आपको जवाब दिया है। जो कुछ हमने कहा है उसके जवाब में जो उनका संदेश है वो देश के सामने स्पष्ट है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। 17 वर्षों का गठबंधन है, हम जरूर विचार
कर रहे हैं सभी स्थितियों पर, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, इस गठबंधन की जो दिशा है, जो स्थितियां बनेगी आने वाले समय में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर सोचना चाहिए कि आपने ममता बनर्जी को छोड़ा। ममता बनर्जी बंगाल की एक बड़ी ताकत बनी, नवीन पटनायक आपसे अलग हुए, बहुत बड़ी ताकत बने। आपका मूल्यांकन अपने गठबंधन के घटक दलों के नेताओं, घटक दलों के बारे में जो आपकी भूमिका है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस। अरे सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, जेडीयू का नुकसान नहीं होने वाला है, जेडीयू तो और बड़ी ताकत बन जाएगा अगर आपसे दूर जाएगा तो, बीजेपी का नुकसान होने वाला है। मैं इनको कुछ और भी उदाहरण बता देता हूं। क्या कहते हैं अपना चंद्रबाबू नायडू जी ने हमें छोड़ा, वो बहुत बड़ी ताकत बन गए क्या? कहां हम किन किन बातों को लेके कुतर्कों में लगे हुए हैं। रंजन जी, अभी भी मैं कहता हूं कि कम से कम इतना तो हम लोग गुंजाइश छोड़ दे कि अगर दोबारा साथ आना पड़े। लगता नहीं है सुधांशु जी। सुधांशु जी एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ के नेताओं की बातचीत सुनकर ये साफ हो जाता है बीजेपी अभी भी गठबंधन बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेडीयू ने लगता है पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब एनडीए में रहना नहीं है। फायदे नुकसान की बातें हो रही हैं, जेडीयू के बाहर जाने के बाद फायदा किसका और नुकसान किसका, इसी से समझ लीजिए कि अब जेडीयू एनडीए में रहने वाला नहीं है और मोदी पर बीजेपी पांव पीछे नहीं खींचने वाली है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। अब ये काफी हद तक साफ हो गया है कि 17 साल की बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती 2 दिन में टूटने वाली है। राजीव रंजन जेडीयू के नेता और सुधांशु मित्तल बीजेपी से हमारे साथ हैं। समय बहुत कम है, आखिरी सवाल आपसे राजीव जी, 15 तारीख को क्या उम्मीद करें हम जेडीयू की तरफ से? अभी आधिकारिक तौर पर किसी बैठक का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर बैठक होगी, आप लोगों को भी सूचनाएं मिलेंगी और पार्टी अपने बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी मन कहीं ना कहीं जांचा है, समझा है और हम लोग उस बैठक में नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी मिलकर के उस पर फैसले लेंगे और आपको फिर उसकी जानकारी ठीक है। मैं जो आपकी बातों से समझ रहा हूं राजीव जी, जाते जाते बस इतना सा, और मैं जो आपकी बातों से समझ रहा हूं, ऐसा लगता है कि अब दोबारा विचार करने की गुंजाइश बची नहीं, क्योंकि आपको लगता है बीजेपी ने मन बना लिया है, इसीलिए जेडीयू ने भी मन बना लिया है पूरी तरह से, अब वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, अब तो बैठक के पहले इस तरह के की बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन स्थितियां सहज नहीं है। सुधांशु जी 10 सेकंड है, बस सिर्फ 10 सेकंड दे सकता हूं सुधांशु जी, जल्दी से। मानक जी, अभी आपने कहा कि इसमें विश्लेषण करते ही कौन जीता कौन हारा, तो मेरा तो सिर्फ एक ही शेर में जवाब है कि क्या बताएं, प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर कभी। ये कहानी फिर कभी नहीं, ये कहानी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर बात करेंगे सुधांशु जी, लेकिन 2 शेर आपने कहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी शो पर आने के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग साफ हो चुका है, बीजेपी जेडीयू की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब वापस दोस्त बनने की गुंजाइश बहुत कम बची है। औपचारिक ऐलान 2-3 दिन में। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24।